नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो बीएड काउंसलिंग को लेकर के है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड काउंसलिंग 5 अगस्त से कराएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कुलपति ने काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम स्वीकृत के लिए शासन को भेज दिया है। पहली काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू हो सकती है। शिक्षा सत्र 2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराई थी। परीक्षा में 2,23,384 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 51 जिलों में 470 केंद्र पर परीक्षा कराई गई थी। और आगे यहाँ पर लिखा है कि बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी लगभग पूरी है। गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बीएड का कई जगह काम भी पड़ता है। बीएड की प्रासंगिकता अभी भी है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहां पर बीएड मांगा जाता है, चाहे वो भी बहुचर्चित भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जैसे बिहार में भर्ती चल रही है 6 to 8 की जूनियर भर्ती। इसी तरीके से पीसीएस में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें बीएड मांगा जाता है, डायरेक्ट प्रवक्ता इत्यादि की। और अब तो जो पीजीटी की वैकेंसी अब आएगी नई भर्ती, उसमें भी बीएड अनिवार्य रूप से लागू होगा। कई अन्य राज्यों में भी पहले से ही बीएड लागू है। पीजीटी की वैकेंसी में भी, टीजीटी में तो बीएड पहले ही मांगा जाता था। वहीं पर जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो स्कॉलरशिप पर बीएड करवा रहे हैं और बहुत सारी रियायतें दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर बस्ती में एक विद्यालय है, वंश बहादुर पाल स्मारक महाविद्यालय, मुंडेरवा, ऊंच गांव, जिला बस्ती, और ये नंबर है 9616646244। और यहाँ पर कि अगर 60% है स्नातक में तो आप स्कॉलरशिप पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया बीएड काउंसलिंग का, तो आपको काउंसलिंग में इस विद्यालय को सिलेक्ट करना होगा। और अधिक जानकारी आपको इस नंबर से मिल जाएगी, क्या क्या रियायतें आपको मिलेंगी। और यहीं पर डी फार्मा वगैरह भी होता है। इसकी भी फीस केवल 50,000 रुपये है और कॉलेज का कोड है 4258। तो अगली जो सूचना है वो है भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों और अधिकारियों को हिदायत दी है कि भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वह आयोग छोड़कर जा सकता है। सचिव के पद पर नियुक्ति से पहले बदायूं के डीएम रहे मनोज कुमार ने बुधवार को बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भर्तियों के आयोजन को लेकर के शासन स्तर पर जो औपचारिकताएं पूरी होनी है, इसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर पैरवी करेंगे। जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, जो संसाधन चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं, कर्मचारी और अफसर मन लगा करके काम करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जाएगी। आयोग को समय से अधियाचन मिल सके, इसके लिए संबंधित विभागों से बातचीत की जाएगी। सचिव ने वित्त से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की और वह अशोकनगर स्थित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचे, वहां भर्तियों से संबंधित फाइलें देखी। सचिव ने आयोग के सदस्यों से भी मुलाकात की और भर्तियां समय से पूरी किए जाने को लेकर के चर्चा की है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने नवनियुक्त सचिव का स्वागत किया। इस मौके पर आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय और नवल किशोर आदि मौजूद रहे। आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। कहना पड़ता है यूजी नीट का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी होगा। संशोधन के बाद टॉपरों की संख्या 61 से 17,000 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। नीचे लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द नीट का संशोधित नया रिजल्ट जारी करेगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह रिजल्ट जारी कर इसी के आधार पर काउंसलिंग शुरू करे। एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भौतिकी में पूछे गए प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब देने पर अब 13 लाख छात्रों की रैंक बदल जाएगी और इसके साथ पूरी मेगा सूची बदल जाएगी। यहाँ तक कि कुल 720 में से 720 अंक पाने वाले 61 में से 44 छात्रों का अंक केवल 715 रह जाएगा। तो नीट पेपर अब रद्द नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। भले ही पेपर 35 से 60 लाख में बिका हो। आज ही का पेपर है, लिखा है कि बिहार से बाहर रहने वालों से ज़्यादा वसूली हुई। 150 छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने का प्रमाण मिल गया है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रों ने 35 से 60 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदे थे। बिहार के छात्रों से 35 से 45 लाख और बाहरी कुछ छात्रों से 55 से 60 लाख रुपए लिए गए हैं। सीबीआई की जाँच में अब तक 150 से अधिक छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने का प्रमाण मिला है। इनके परीक्षा केंद्र गुजरात के गोधरा, झारखंड के हजारीबाग, पटना के अलावा अन्य शहरों में भी। लिखा है कि इसमें सिर्फ पटना के ही करीब 35 छात्रों को उत्तर के साथ में प्रश्न पत्र देकर के रटवाया गया था। आरओ पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है। गैंगस्टर में भी दर्ज है मामला, इसीलिए नहीं आ सकेगा जेल से बाहर। राजीव नयन मिश्रा की जमानत मंजूर कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड
राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राजीव नयन पर प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने और कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज है। हालांकि इसी मामले में कौशाम्बी पुलिस की ओर से गैंगस्टर की कार्रवाई किए जाने के कारण राजीव नयन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा और उसकी जमानत अर्जी न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यह आदेश दिया है। वहीं पर इस मामले में एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है और जिसका नाम है रोशन सिंह पटेल। लिखा है कि मंगलवार को गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद करारी पुलिस ने फरारी काट रहे गैंग के सदस्य रोशन सिंह पटेल पुत्र राम नरेश निवासी शंकर बाजार करवी चित्रकूट हाल पता झलवा प्रयागराज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को बताया कि दोनों बलों में 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए होंगी और इसी तरीके से कुछ अन्य राज्यों ने भी घोषणा की थी, जैसे कि हाल ही में हरियाणा की सरकार ने भी 10% इनको रियायत दिया है। वहीं पर एसएससी जीडी को लेकर के एक और सूचना दी गई है। लिखा है कि मेडिकल जांच का समय और कट ऑफ घटा दिया गया है। राय ने बताया कि भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। वहीं कांस्टेबल जीडी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक भी घटा दिए हैं। इससे पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकेंगे, खासकर उन श्रेणियों में जहाँ कमी देखी गई है, यानी जो मिनिमम कट ऑफ होता है उसको और कम कर दिया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। स्टाफ नर्स परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को सुबह 9:30 से 12:30 बजे की पाली में प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर होगी। अगली सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। मैंने आपको कल ही जानकारी दे दी थी इसके बारे में। लिखा 69वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का परिणाम 31 तारीख को आएगा। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं होगी। पद मिलने पर निर्णय लिया जाएगा। टीआरई 4 की बात की जा रही है, उसके बारे में कैलेंडर में जानकारी नहीं दी गई है। बिहार ने पेपर लीक को लेकर के कानून भी बनाया है। कल बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की कैद का प्रावधान भी है। एसएससी सीजीएल से जो वैकेंसी आई थी उसके लिए कल देर रात को एक नोटिस जारी हुई है कि इसकी जो लास्ट डेट 24 जुलाई थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब 27 जुलाई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखा है द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, फीस जमा कर सकते हैं 28 जुलाई तक। तो जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं अभी भी। बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के भी आज सुनवाई है और ये आप देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शिखर पटेल एंड अदर्स। और विद्यार्थियों ने चैलेंज क्या किया है, रिव्यू याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 11 अगस्त 2023 को कि बीएड अब पीआरटी में नहीं रहेगा, कि भाई मिलॉर्ड एक बार इस पर विचार कर लीजिए। तो ये अंतिम कोशिश है इन विद्यार्थियों की, ये लास्ट है और इसके बाद में फिर कुछ नहीं होगा। वहीं पर बीपीएससी रिजल्ट के बारे में भी जानकारी निकल कर के आ रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि इसका जो परिणाम है उसमें भी देरी लगेगी, क्योंकि अभी आरक्षण का जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ है। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद में आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई थी, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सितंबर के महीने में सुनवाई होगी, तो इसलिए विद्यार्थियों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है और यही कारण शायद नई भर्ती को लेकर के भी है। टीआरई 4। अगली सूचना यूपी की है। लिखा परीक्षा परिणाम जारी कराने के लिए प्रदर्शन। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी 2018 भर्ती परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। अभ्यर्थी शशांक मिश्रा ने बताया कि 21 फरवरी 2024 को परिणाम जारी कर अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। सूचना विभाग में आरक्षित वर्ग के 75% आउटसोर्सिंग कर्मचारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र भेज करके विभाग से मांगी थी जानकारी। आजकल लेटर खेला जा रहा है, कभी अनुप्रिया पटेल लेटर भेज रही है तो फिर ये पीछे कैसे रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है इन्होंने भी लेटर भेजा था और ये जो विभाग है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का था, तभी से चर्चाएं हो रही थी। लिखा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा के पदों पर आरक्षण दिए जाने संबंधी पत्र भेजे जाने का असर सामने आने लगा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने आउटसोर्सिंग से हुई भर्तियों में आरक्षण देने का आंकड़ा जारी कर दिया है। बता दें कि आउटसोर्सिंग नीतियों में आरक्षण के नियम लागू नहीं होता है। हालांकि सूचना विभाग में 75% से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मी आरक्षित वर्ग के हैं, यानी कि 75% जो लोग हैं विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे हैं वो SC ST OBC आदि हैं और उसमें सर्वाधिक OBC के छात्र हैं जो आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहे हैं। सूचना विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कुल संख्या 676 है और इसमें 512 कर्मचारी आरक्षित कोटे के हैं। इनमें से 340 कर्मचारी 532 में केवल OBC हैं। यहाँ बता दें कि आउटसोर्सिंग में नियुक्ति शासन स्तर पर नहीं बल्कि विभाग के ही स्तर पर उसके द्वारा अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसी करती है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख भर्तियां प्रदेश में आउटसोर्सिंग और संविदा से हुई हैं। विधानमंडल का मानसून सत्र 29 तारीख से कार्यक्रम जारी हो गया है। विधानमंडल का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने
29 जुलाई से 2 अगस्त तक तिथिवार कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है। सत्र के पहले दिन 29 जुलाई को औपचारिक कार्य होंगे और इस दौरान अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30-31 जुलाई व 1 और 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।